हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम विस्तृत प्रामाणिक अध्ययन नोट्स है जो हमारे सामने है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे जो आपको समझना है। और आप बने रहिए क्लास के एंडिंग तक। इसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे, साथ में ही ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड नोट्स है जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉपिक पे कंप्लीट विस्तृत तरीके से दिए हैं। हम ये नोट्स बहुत अच्छे से समझेंगे और कंप्लीट क्लासेस में बहुत मेहनत लगी है और जो कोशिश करेंगे कि सारे जो डाउट है आपके वो सारी चीज़ें क्लियर हो। और आई होप कि आप जो एग्ज़ाम में हैं जो अच्छा रिजल्ट दें आप, और ये सारी यहीं से आपके जो क्वेश्चन बन जाए और आपको ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो पद है न केवल एक संवैधानिक दृष्टिकोण से बल्कि एक UPSC मुख्य परीक्षा तथा प्रीलिम परीक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील और अत्यधिक यानी जो भारांश वाला टॉपिक है, यानी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। और स्टूडेंट है जो बहुत सारी जो चिली मिस्टेक्स है और छोटी छोटी गलतियाँ की वजह से बहुत बार गलतियाँ करते हैं, उसके बारे में भी हम जो डाउट है वो क्लियर करेंगे और समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक आधार पर प्रकृति यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, इसके बारे में देखते हैं। भारत के संविधान का जो भाग 5वां है उसमें जो आर्टिकल दे रखा है 52 से 72 यानी 72 से अपना 52 से 78 तक दे रखा है। इसमें है राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ दे रखा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें जो संघीय कार्यपालिका से संबंधित है और जो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत का महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे इनमें शामिल है। बात करते हैं आर्टिकल 52 की, जो अनुच्छेद 52 है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये पद देश का सर्वसंवैधानिक पद है, यानी जो भारत का जो सर्वसंवैधानिक पद है वो है राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति को मतलब जो भारत का प्रथम नागरिक यानी जो प्रथम नागरिक है भारत का, जो राष्ट्रपति होता है उसको बोला जाता है। और जो हमारे जो राज्य है उन्हीं का हेड होता है, जो प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति ही होता है। भारतीय राज्यों का प्रमुख है जो राष्ट्रपति होता है। और जो हमारा यही प्रतीक है कि अखंडता, एकता और सुदृढ़ता के शाश्वत प्रतीक के रूप में कार्य करती हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता, ये राष्ट्रपति। और संवैधानिक बनाम वास्तविक स्थिति, यानी आर्टिकल 53A के तहत संघ की संपूर्ण कार्यपालिका जो राष्ट्रपति के अंदर नियत होती है, यानी कोई भी काम होगा जो राष्ट्रपति के नाम से होगा। हालांकि जो रियलिटी में कुछ विपरीत हैं, कुछ शक्तियाँ जो बाकी देशों में भिन्न तरीके से हैं। जो हमारे भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली है जो ब्रिटिश से ली गई है, यानी जो हमारे संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से अपनाई है। अलग अलग जो कंट्री है वहाँ से हमने अलग अलग चीज़ें लेने की कोशिश करती है। जैसे हम हर एक टॉपिक के अलग अलग टीचर ढूंढते हैं यूट्यूब से या कोई क्लासेज या कोचिंग से कि एक ही जगह सारी चीज़ें अच्छी नहीं मिल पाती है, उसी प्रकार हमारे कानून में भिन्न भिन्न तरीके से और भिन्न भिन्न कंट्री से हमने कुछ न कुछ चीज़ें अडेप्ट करी है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री होता है वो जो प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होती है वो रियल शक्ति वाली मानी जाती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसके बारे में समझते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है यानी इलेक्टोरल कॉलेज, आर्टिकल 54 यानी 54 में समझा रखा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा, जनता द्वारा नहीं होता है, और बल्कि विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल है जो इसके माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। जिसमें हम बात करते हैं निर्वाचन मंडल की, जो संसद के निर्वाचित सदस्य है, यानी जो संसद के लोकसभा के तथा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित, वो ही राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नामित सदस्य होते हैं वो नहीं करते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो राज्यों के निर्वाचित विधायक यानी विधानसभा में जो विधायक चुने जाते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं, वो वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति को। उसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो भी वोट कर सकते हैं। जैसे कि 70वें संविधान संशोधन अधिनियम हमने 1992 द्वारा दिल्ली, पुडुचेरी और विधानसभाओं को शामिल किया गया था, जो हाल ही में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। और जो ध्यान रखने वाली बात है इसमें ये है, जो एग्जामिनर बार बार जिस एरिया से क्वेश्चन पूछता है वो ये एरिया है निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को पूर्ण स्पष्ट करने के लिए ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें जो मतदान नहीं कर सकते उन लोगों के बारे में जो है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत नॉमिनेट सदस्य, यानी जो नॉमिनेट सदस्य है, यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो नॉमिनेट सदस्य हैं, जो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं और वो वोट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो राज्यों के विधान परिषद, यानी देखो हमारे जो एक तो विधानसभा होती है और एक होती है जो विधान परिषद, ये सभी राज्यों में नहीं होती है, कुछ राज्यों में ये विधान परिषद हैं। तो विधान परिषद में जो सुने जाते हैं उनको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। इसके जो सदस्य होते हैं या जो जैसे भले निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ये दोनों प्रकार के सदस्य वोट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ये जो है मेन जो आपको ध्यान रखना है इसमें, इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जो मैंने जो मेन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अलग से हेडलाइन करके चीज़ों को अलग से पूरा फ्रेम कराए, जो आपको आराम से आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी
आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रिंट निकलवा देना है पीडीएफ का और साथ में चीज़ों को सुनते जाना है या फिर समझते जाना है। सारी चीज़ें आपकी धीरे-धीरे क्लियर हो जाएगी। निर्वाचन की पत्ती या मतों का मूल्य सिस्टम ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 55 में दे रखा है, जो सभी निर्माताओं और सुनिश्चित किया जाता है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है जो 2 बुनियादी ढांचों में किया जाएगा, जिनका जो विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं, इनका जो समरूपता हो दूसरे सभी राज्यों तथा संघ के बीच में संतुलित यानी पैरिटी बनी रहे। इसके लिए जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाई गई थी प्रणाली, जो एकल संक्रमणीय मत है और गुप्त मतदान पत्ती अपनाई जाती है, जो मतों की गणना जो वोट वैल्यू है इसके आधार पर होती है। इसमें हम जैसे एमएलए के मत का मूल्य देखते हैं, जो राज्य की कुल जनसंख्या के उसमें भाग देना है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या में, फिर उसको डिवाइड करना है 1/1000 उसका, और उसके बाद में जो संख्या आएगी उसका वो जो मत मूल्य होगा एक एमएलए का होगा। इसमें जैसे अगर ये किस आधार पे होता है तो इसके बारे में देखेंगे कि जैसे राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है ये कम्प्लीटली कि राज्य की जनसंख्या कितनी है, और जो एमएलए होता है जिस विधानसभा से आता है वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है जहाँ पे जनसंख्या कितनी है, और जो अगर किसी दूसरे राज्य में जैसे मान के चलो सिक्किम है, तो सिक्किम में कोई जैसे जो ब्लॉक है या कोई जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा है, तो वहाँ पे अगर मान के चलो कि 50,000 वोट है टोटल, और अगर यूपी में हम कोई विधानसभा देखें और वहाँ पे मान के चलो कि 2 लाख वोट है, तो जो यूपी का जो एमएलए है उनकी जो मत मूल्य है वो ज़्यादा होगा, और जो सिक्किम है उनका मत मूल्य है वो कम होगा। इनके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे जैसे एमपी का मत मूल्य होगा उसको साथ में कैलकुलेट करके जोड़ा जाएगा, जिसमें सभी राज्यों के कुल विधायकों का मत मूल्य, जिसमें ये जैसे एमपी के मत मूल्य का जो आधार है, जिसमें जैसे सभी राज्यों के कुल विधायकों का मत मूल्य, उसमें हमने भाग देना है संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के जो सदस्य हैं उनको टोटल यहाँ लिखना है, और उसके अलावा जो सभी राज्यों के कुल विधायकों के मतों का मूल्य जो हमने ऊपर समझा है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो संसद के स्तर पर जो एमपी का मत मूल्य होगा। इसमें संसद के स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा सभी निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य पूर्णतः समान होता है, यानी जैसे इसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के संसद का मत मूल्य होता है वो दोनों बराबर होता है। इसके अलावा जनसंख्या का जो मानक निर्धारित किया गया था वो 1971 किया गया था, इसकी जनगणना के आधार पर किया गया था। हालांकि इसको जो 84वें जो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इस व्यवस्था को वर्ष 2026 तक के लिए यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। हालांकि अभी इसके बारे में गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी नहीं की है, अभी अगला इलेक्शन होगा तब देखा जाएगा कि मानक कौन सा निर्धारित करें। हालांकि अभी के लिए एग्जाम में हमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें 2026 तक मानना है, और 2001 और इसकी जो जनगणना की जो आधारित जो मूल्य निर्धारण करने के लिए जो ईयर है वो 1971 यानी 1971 है। इसका इलेक्टोरल कोटा, चुनावी कोटा क्या है, इसमें जैसे अगर मान के चलो कि जो कोई भी जैसे 2 उम्मीदवार हैं उसमें जो अगर दोनों को 50% और 50% मत प्राप्त हो तो जो इलेक्शन है वो टाई हो जाएगा, जिसका क्रिकेट में माने तो हम बोलते हैं जैसे बराबर हो जाएगा, तो इलेक्शन वापस करवाना पड़ेगा, या फिर जैसे बहुत सारी जगह रिकाउंटिंग भी होती है। लेकिन इसमें जो माना गया है वो आधार ये है कि भाई एक को 51% मिले और एक को 50% मिले, तो जो विजय होगा वो 51% वाला माना जाएगा, भले एक वोट से ही क्यों ना हो। ये आधार रखा गया है इलेक्शन का। पद की शर्तें और योग्यता, इसके बारे में देखते हैं। जो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो हमारे संविधान में जो बता रखा है इसके बारे में हम देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। इसमें पात्रता एवं योग्यता जो है आर्टिकल 58 में समझा रखा है। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के योग्य तभी होगा जब उसकी एक तो जैसे इंडियन नागरिक हो, यानी जो भारतीय नागरिक हो, और उसके अलावा वो 35 साल का हो, 35 वर्ष उम्र कंप्लीट की हुई हो, तो वो लोकसभा और सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, और इसके अतिरिक्त भाई मतलब वो कोई भी जो गवर्नमेंट जो लाभ का पद है उस पर नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है उसके बारे में हम समझते हैं, जो आर्टिकल 61 में दे रखा है। यह जो आर्टिकल है इसकी आप जो है अलग से अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट्स के साइड में लिख के भी उसको याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम साथ में सारी चीज़ें कवर करते चलेंगे तो आपको यहाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा याद रखना। तो इसमें जो आर्टिकल 61 में बता रखा है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में हम समझते हैं कि जो अगर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है जो 5 वर्ष के लिए होता है, इसमें इसके बीच में अगर यदि देखा जाए तो जो इसको एक ही संवैधानिक आधार पर पद से हटाया जा सकता है, जो है संविधान का उल्लंघन। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा, और हटाने का जो प्रोसेस है वो संसद के द्वारा ही होगा। और उसकी जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि इसमें प्रस्ताव की शुरुआत है जो यहाँ से होगी। महाभियोग जो आरोप है तो संसद के किसी भी सदन यानी भले राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी से भी प्रारंभ किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग का आरोप है जो उसकी प्रक्रिया है वो कौन से सदन से प्रारंभ की जा सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से की जा सकती है, किसी से भी की जा सकती है। ये किसी एक सदन के लिए बाध्यता नहीं है इसमें, तो ये याद रखना जरूर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इसी टाइप के क्वेश्चन।
अगला है जो प्राथमिक अनिवार्यता, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए आपके पास जो कम से कम 1/4 यानी 1/3 नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट 1/3 लिख देते हैं जो गलत है। ये है 1/4 यानी क्वेश्चन आया हुआ है, हम आगे देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो इनको नोटिस भी देना जरूरी होता है कि अगर आप 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दोगे, उसके बाद में ये सारी प्रक्रिया है जो प्रारंभ होगी। इसके द्वारा विशेष बहुमत द्वारा भी पारित किया जा सकता है, जिसमें यह है कि उस सदन यानी कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 उस सदन के जो 2/3 बहुमत है जो होने से दो पारित किया जाना चाहिए। इसके पश्चात ही द्वितीय सदन में जांच हेतु भेजा जाता है। अगला है द्वितीय सदन की भूमिका। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करता है या करवाता है। ये शरण राष्ट्रपति की उपस्थिति होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का पूर्ण विधिक अधिकार होता है, यानी राष्ट्रपति को भी इसका अधिकार है कि वो जो अपनी बात रख सकें और इसके बारे में जो है उनको जानकारी होनी चाहिए कि आप किसके आधार पर उनके ऊपर जो आरोप लगा रखे हैं और उनकी जो जाँच हो रही है उसके बारे में भी उनको बोलने का हक है। जो कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से महाभियोग को प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति प्रस्ताव पारित होने के तिथि से पदम्युक्त माने जाते हैं। अगला इलेक्शन है जो उसी प्रोसेस होगा जो हमने ऊपर समझा रखा है, वापस उसी प्रक्रिया से। हालांकि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने जरूरी होते हैं, पद को ज़्यादा लंबे टाइम तक खाली नहीं रखते हैं। देखते हैं अगला क्या है। महाभियोग के संबंध में विशिष्ट विधिक स्थिति जो तब बनती है जब जैसे संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में पूर्ण भाग लेते हैं, मतदान करते हैं, भले ही उन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं किया हो। उसके अलावा जो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य महाभियोग की इस विधिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, भले ही उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में सक्रिय रूप से मतदान किया हो। और उसके अलावा अगला है जो है राष्ट्रपति की कार्यकारी, विधायी एवं न्यायिक शक्तियाँ, जो उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सेक्यूटिव जो पावर है वो है भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही संचालित होते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करती है। यानी जो प्रेसिडेंट है हमारा, जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की और उनके जो मंत्री होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। इसके अलावा जैसे यूपीएससी के जो अध्यक्ष है या फिर एजीआई हो गया और या फिर जैसे सीएजी हो गया, इन सभी की जो नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के साथ जो पास में वीटो पावर है, जो विधायी है, वीटो शक्तियाँ हैं, वो क्या है उसके बारे में समझते हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है जो आर्टिकल 79 यानी 79 है, वह संसद के सत्रों को आहूत समन करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। और उसके अलावा जो विधेयकों पर सहमति यानी आर्टिकल 111 में समझा रखा है कि जो संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति सहमति बिना अधिनियम नहीं बन सकता। यानी जब संसद के द्वारा कोई भी अधिनियम जो अगर राष्ट्रपति के बिना जो अधिनियम नहीं, जो पारित विधेयक होता है, जो राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं देता तब तक वो अधिनियम नहीं बनता। इसके अलावा जैसे राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जिसमें जैसे 3 विकल्प होते हैं उनके पास में, या तो वो विधेयक को अपनी सहमति दे सकते हैं या फिर अपनी सहमति को सुरक्षित रख सकते हैं या फिर विधेयक को संसद के समक्ष पुनः विचार हेतु भी वापस भेज सकते हैं। लेकिन इस मामले में ये देखा तो धन विधेयक जो है उसको वापस नहीं भेज सकते हैं। वीटो के जो प्रकार है वो इस प्रकार दिया हुआ है। जैसे जो भारत के जो राष्ट्रपति है उनके पास 3 वीटो शक्तियाँ हैं। जैसे एक आंतरिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो और निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये पॉकेट वीटो, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अत्यंतिक वीटो, ये जो विधेयकों पर सहमति को पूर्ण सुरक्षित रखना या जिसे विधेयक समाप्त हो जाता है, यानी जो राष्ट्रपति है किसी विधेयक पर सहमति को पूर्ण सुरक्षित रखता है, जिसे विधेयक है अपने आप में समाप्त हो जाता है। निलंबनकारी वीटो, ये क्या है? सस्पेंसिव वीटो, ये जो संसद के विधेयक पुनः विचार हेतु लौटाना, यानी राष्ट्रपति क्या करता है, जो विधेयक होता है उसको पुनः विचार के लिए संसद में वापस लौटा देता है। जो यदि संसद इसे साधारण बहुमत से पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाधित है। यानी अगर वापस लौटा देता है राष्ट्रपति संसद में एक बार विधेयक पारित करने के बाद, तो वापस संसद अगर वापस फिर से राष्ट्रपति के पास सेकंड टाइम भेजें तो सेकंड टाइम में राष्ट्रपति बाध्य होता है, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे और फिर बाद में ये जो है कानून बन जाएगा या विधेयक बन जाएगा। उसके बाद में जैसे पॉकेट वीटो, बात करते हैं पॉकेट वीटो की, जो राष्ट्रपति का जो सबसे बड़ा हथियार है अगर माना जाए तो। ये क्वेश्चन सबसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि विधेयक पर न तो कोई सम्मति देना और न ही उसे स्वीकार करना, यानी मान के चलो कि नील बटा नील, यानी बल्कि अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना होता है। इसमें जैसे मान के चलो कि ठंडे बस्ते में चली जाती है फाइल, और ये जो पॉकेट वीटो है इसका उपयोग करते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो पॉकेट वीटो का पावर जो इस्तेमाल कर सकता है, तो विधेयक वो अपने आप में ही खत्म हो जाता है। अगला है जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो आर्टिकल 123 में समझा रखा है, इसके बारे में बात करते हैं हम। ये राष्ट्र की महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। ये क्या है कि ये राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी करता है, यानी दोनों सदनों में से एक सदन दोनों सदनों में से 70 में न हो, यानी दोनों सदनों में से एक सदन है जो 70 में दोनों सदनों में से एक सदन है जो 70 में न हो। इसकी जो प्रकृति है वो है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम को पूर्ण समतुल्य होता है। ये इसमें ये विवेकाधीन शक्ति है।
ये राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी या वापस ले सकते हैं, और उसके अलावा इसकी जो समय सीमा है, जो टाइम पीरियड है, वो संसद का सत्र पूर्ण प्रारंभ होने पर अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमानित किया जाना, अन्यथा निष्प्रभावी हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाता है, इस की जो समय सीमा क्या होनी चाहिए, और अगर जो कोई भी अध्यादेश होता है वो कितने सप्ताह में जैसे अनुमोदित करना आवश्यक होता है या फिर निष्प्रभावी हो जाता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये आप नोट जरूर कर लेना इसको, जो हमने एक अध्यादेश जारी करने की समय सीमा और एक हमने अपने पॉकेट वीटो के बारे में, और जो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट जो लगाया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर एक एग्जाम पूछते हैं। स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, इनके लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ये टॉपिक है। इसकी जो अवधि है वो 6 महीने और 6 सप्ताह की हो सकती है। न्यायिक एवं समाधान की शक्ति, जो पार्डोनिंग पावर ऑफ आर्टिकल 72 में बता रखा है, उन सभी मामलों में जहाँ किसी व्यक्ति को केंद्रीय कानून के विरुद्ध अपराध के लिए या फिर जैसे कोर्ट मार्शियल द्वारा या फिर मृत्युदंड की सजा दी गई हो, राष्ट्रपति समाधान की शक्ति प्राप्त है। यानी जैसे इसमें 5 विधिक रूप है जो इस प्रकार है, जैसे क्षमा, पार्डन, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। इसके बारे में बात करते हैं। जैसे क्षमा, ये दंड बंदीकरण दोनों को पूर्ण समाप्त कर देना। यानी जैसे मान के चलो कि किसी आरोपी को मृत्युदंड सुना रखा है, तो राष्ट्रपति ये इसका उपयोग करके उसको नील कर देता है। यानी मान के चलो कि उसने भले कोई क्राइम करा ही नहीं हो, बिल्कुल ही माफ कर देते हैं उसको। सेकंड है लघुकरण, यानी ये है कि जो दंड का स्वरूप बदलकर कम करना। जैसे मान के चलो कि मृत्युदंड दे रखा है, किसी को डेथ वारंट मृत्युदंड दे रखा है, फांसी की सजा सुना रखी है, तो राष्ट्रपति लघुकरण करके उसको आजीवन कारावास में बदल देता है। हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति किसी का मृत्युदंड माफ़ कर दिया हो या फिर जैसे लघुकरण कर दिया हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये बाहर के देशों में तो हम सुनते हैं इसके बारे में, न्यूज़ में देखते हैं। हालांकि वो इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, कवर करेंगे, और लेकिन भारत में तो बहुत कम देखने को मिलता है ये। इसके अलावा जैसे अगला है परिहार, दंड की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। जैसे मान के चलो किसी को कठोर कारावास जो है, जो 10 वर्ष का बता रखा है, 10 वर्ष का दे रखा है, कठोर सजा का कारावास है, उसको राष्ट्रपति उसकी जो प्रकृति या परिस्थिति है उसको बदल न करके 5 साल कर सकता है राष्ट्रपति, यानी आधी कर सकता है। ये 2 वर्ष का है तो उसको 1 वर्ष कर सकता है। लेकिन ये नहीं कर सकता कि जैसे मान के चलो कठोर दे रखा है तो उसको जो राष्ट्रपति है उसका जो प्रकृति है, जो बदल के दंड की प्रकृति उसको कम कर दें या फिर कम को कठोर कर दें, ये नहीं करेगा उसमें। इसका विराम है किसी विशेष परिस्थिति, जैसे महिला अपराधी की गर्भावस्था या शारीरिक अपंगता के कारण वास्तविक दंड को कम करना। विराम के मामले में जैसे कोई अपाहिज या गर्भवती, तो उनकी दंड कम कर सकता है। प्रविलंबन, किसी दंड विशेष मृत्युदंड को निष्पादन या अस्थायी रोक लगाना। जैसे मान के चलो कि केरला वाला मामला हमने सुना था कि उसमें एक लड़की थी जो नर्स स्टूडेंट थी, जो अरब खाड़ी देशों में थी, यूए में, जहाँ पे उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, जिसको जो गवर्नमेंट ने उसके लिए ये प्रविलंबन इसका उपयोग किया गया था, जिसमें उनकी जो मृत्युदंड की सजा थी जो डिले करके आगे बढ़ा दी गई थी उसकी डेट, ताकि दोषी को समाधान या पुनर्विचार हेतु समय मिल सके। अगला है, हम बात करते हैं इसके पीवाईक्यू पे, विगत वर्षों के वास्तविक जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इन्हीं टॉपिक से आपको कवर होंगे। हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, आप आई होप कि आप जैसे ही देखते हैं इनके आंसर देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। सेकंड है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 और न ही 2। तो इसका जो आंसर है वो होगा केवल 1, यानी 2 है जो वो गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में हम देखते हैं। कथन 1 पूर्ण सही है, क्योंकि एक विधायक एमएलए के मत का मूल्य उसी विशिष्ट राज्य के कुल जनसंख्या अनुपात पर आधारित होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा है। उसके अलावा जैसे प्रत्येक राज्य की जनसंख्या विधायकों की संख्या से भिन्न होती है, इसलिए जैसे उत्तर प्रदेश का एक विधायक का मत मूल्य सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के विधायक के मत मूल्य से काफ़ी अधिक होता है। कथन 2 गलत क्योंकि है, क्योंकि जब संसद और एमपी के मत के मूल्य की गणना की जाती है तो कुल राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य के योगदान संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित किया जाता है, जो हमने अच्छे से ऊपर इस चीज़ को एनालिसिस करा है, समझा है और पढ़ा है। इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संदर्भ में हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें महाभियोग के आरोपों की शुरुआत केवल लोकसभा में भी की जा सकती है, बशर्ते इस पर सदन की कुल सदस्य संख्या 1/3 सदस्यों की हस्ताक्षर में हो। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगाया था, आपको याद आ गया होगा अच्छे से अगर आपने ध्यान से क्लास ली है तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सेकंड ऑप्शन है, संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्यांश को अनुच्छेद 61 के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही है? ऑप्शन दे रखे हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इसका ऑप्शन जो राइट है वो है न तो 1 और न ही 2। ये जो तीनों हैं वो गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में हम देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। इसके तहत न्यूनतम 127 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। उसमें लिखा हुआ था 1/3, और जबकि जो राइट आंसर है 127। मैंने आपको बता दिया था कि इंपॉर्टेंट है, वो लगा देना, जो आपने क्वेश्चन के रूप में देख लिया है। सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि ये राष्ट्रपति को हटाने के एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है, परंतु इस वाक्यांश को पूरे संविधान में कहीं भी परिभाषा या स्पष्ट नहीं किया गया है, इसीलिए दोनों कथन असत्य है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, ये राष्ट्रपति की एक पूर्ण विवेकाधीन शक्ति है जिसका प्रयोग वह मंत्रियों की सलाह के बिना कर सकता है। बी है, अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। सी है, जो संसद के पूर्ण समावेश समवेत होने पर अध्यादेश सप्ताह की समाप्ति पर स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है यदि उसे दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत न भी किया गया हो। और जो डी ऑप्शन है वो अध्यादेश द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार को निरस्त या संशोधित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है इसमें सी है जो राइट है, और जो हमने पहले ही बोला था कि ये इंपॉर्टेंट लगा देना आप, जो यहाँ पे क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन आपको। और बाकी ऑप्शन देखते हैं गलत क्यों है, क्योंकि एक गलत क्यों है। ये कपूर केस 1970 तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अध्यादेश जारी करना मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर है और ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। बी ऑप्शन है जो तकनीकी रूप से अधूरा है, क्योंकि अध्यादेश तब भी लाया जा सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो। डी गलत है, क्योंकि अध्यादेश की शक्तियाँ संसद के अधिनियम के समतुल्य होती हैं, वह उन्हीं सीमाओं के अधीन जिन पर संसद कानून बना सकती है। विकल्प सी जो है पूर्ण सही है, क्योंकि इसमें संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर ये दोनों सदनों उसकी अनुमोदन नहीं करते हैं तथा अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है, जो मैंने ऊपर आपको बता रखा था। तो यही हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। और मैं आपको यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमने सीरीज स्टार्ट करी है वन डे वन टॉपिक, यानी पॉलिटिका। आज जैसे टॉपिक हमने लिया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अगला टॉपिक हम जैसे कोई एक सब्जेक्ट लेके आएंगे, एक डे एक चैप्टर, उसी हिसाब से हम सारी सब्जेक्ट कवर करते चलेंगे जैसे। और बीच में क्लास जैसे बीच में छोड़ेंगे नहीं, तो आपको यहाँ पे सारी टॉपिक की और सारी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आई होप कि आपको समझ में आ गई। मिलते हैं अगली क्लास में।